सो देखो बेटा, प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ नॉन कंजरवेटिव फोर्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, है ना। तो आज टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली बेटा देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ वर्क करते हैं अगेंस्ट ए कंजरवेटिव फोर्स, किस तरह तुसी वर्क करते हैं अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स। सो पहला तो तुहानू ये पता होना चाहिए कि कंजरवेटिव फोर्स केड़ी केड़ी है। हुण जिद्दां फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है। हुण जदों तुसी किसी ऑब्जेक्ट नू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, है ना। जिद्दां तुसी जमीन तो चक के किसी ऑब्जेक्ट नू छत ते लै गए, या जमीन तो चक के टेबल ते रखता, है ना, या टेबल तो चक के छत ते लै गए, तो उस वक्त तुसी की कर रहे हैं, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा बेटा, जदों तुसी किसी स्प्रिंग नू कंप्रैस कर रहे हैं, है ना, तुसी हथ दे विच स्प्रिंग पकड़ के उन्होंने कंप्रैस करन लग पे या स्ट्रैच करन लग पे, देन तुसी वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। और जिहड़ी स्प्रिंग दे अंदर इलास्टिक फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होंदी है ड्यू टू कंप्रैशन और एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, तो वो कंजरवेटिव फोर्स है बेटा। तो इस करके जदों तुसी किसी स्प्रिंग नू किसी ऑब्जेक्ट की शेप नू या साइज नू बिगाड़ते हैं, तो एक होंदी है परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिस तरह मैं कल भी दसिया सी। एक होंदी है कि बॉडी सिर्फ उन्नी देर तक ही डिफॉर्म रहिंदी है जिन्नी देर तक उहदे ते फोर्स लग रही है ना। तो जब तक बॉडी ते फोर्स लग रही है, बॉडी सिर्फ उन्नी देर तक ही डिफॉर्म रहे, और उस तो बाद जदों असी उस फोर्स नू हटा दईए तो बॉडी वापस पहले वर्गी हो जाए, तो उस डिफॉर्मेशन नू इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहने हैं बेटा। पर अगर बेटा तुसी किसी बॉडी के उपर फोर्स लगाई और बॉडी की जो डिफॉर्मेशन है परमानेंट हो गई, मतलब वो शेप या साइज परमानेंटली बिगड़ गया, तो उस डिफॉर्मेशन नू असी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इत्थे जदों हुण मैं वर्ड यूज करना ना डिफॉर्मेशन, तो बॉडी की शेप या साइज डिफॉर्म हो रही है, तो अंडरस्टूड है भी वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की गल हो रही है कि ये डिफॉर्मेशन सिर्फ उन्नी देर तक बॉडी ते रहनी है जब तक वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है, भी जिस फोर्स ने उसकी शेप या साइज नू बिगाड़िया है ना, वो डिफॉर्मिंग फोर्स उन्होंने बोल देने हैं। तो हुण बेटा चाहे स्प्रिंग है चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जदों तुसी उसनू डिफॉर्म करते हैं तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का इत्थे मतलब है, तो उस बॉडी के उपर तुसी की कर रहे हैं, वर्क अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि कंजरवेटिव फोर्स है। तो वो वर्क जिहड़ा वा वो वेस्ट नहीं हुंदा, मतलब किसी भी कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो, क्योंकि वर्क जो तुसी करते हैं किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, तो थोड़ी एनर्जी स्पेंड होंदी है ना, खर्च होंदी है, तो एनर्जी वेस्ट नहीं होंदी, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है, और उस स्टोर्ड एनर्जी नू असी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी नू ना एक वास्ट आसपैक्ट च देखना वा, क्योंकि 9th या 10th दे विच तुसी पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी जिस कॉन्टैक्स्ट च गल करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ। पर हुण अपना जिहड़ा एरिया ऑफ इंटरस्ट है वो थोड़ा वाइड हो जाना वा। मीनस कोई भी जिहड़ी कंजरवेटिव फोर्स है बेटा, अगर कंजरवेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया होया काम स्टोर होएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पर उसनू बोलना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुसी वर्क किया अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स इलास्टिक फोर्स, तो स्टोर हुई एनर्जी नू पोटेंशियल एनर्जी नू बोलना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुसी वर्क किया अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स इलैक्ट्रिक फोर्स, +2 च पढ़ांगे उहदे बारे, है ना, तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब
पोटेंशियल एनर्जी जो 9th या 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, तो एक तो ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ऑब्जेक्ट जो है अगर वो परमानेंटली डिफॉर्म किया जाए, ठीक है, तो उत्थे उहदे अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिहड़ी फोर्स पैदा हो रही है वो हुंदी है प्लास्टिक फोर्स। ये गल नूं ध्यान च रखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा। पर जदों तुसीं किसी ऑब्जेक्ट नूं डिफॉर्म करते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ उन्नी देर तक ही डिफॉर्म रहिंदा वा जिन्नी देर तक असीं उहदे ते फोर्स लगा के रखी है, तो उन्होंने कहने हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान जिहड़ी फोर्स है वो है कंजरवेटिव फोर्स, इलास्टिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो कहने का मतलब ये बेटा कि जदों भी तुसी कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो उस वर्क नूं करन लई जिहड़ी तुहाडी एनर्जी खर्च हुई है बाहरों, वो वेस्ट नहीं होएगी, वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी। और किस एनर्जी की फॉर्म च स्टोर होएगी? दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम पूरा कंप्लीट कितना करना तुसी कि जिस कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट वो वर्क होया, अगर वो कंजरवेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो कंजरवेटिव फोर्स इलास्टिक फोर्स है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो कंजरवेटिव फोर्स इलैक्ट्रिक फोर्स है तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हुण देखो, क्योंकि कल आप देखा सी कि जी नॉन कंजरवेटिव फोर्स है वो फ्रिक्शन सी वो एग्जाम्पल है ना। तो नॉन कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी तुसी वर्क करते हैं तो जिहड़ा तुहाडी एनर्जी है वो नाल दी नाल हीट च कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस करके कभी भी तुसी किसी भी टर्म नूं इदां नहीं सुनोगे फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, विस्कस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का संबंध कंजरवेटिव फोर्स के नाल है, ओनली कंजरवेटिव फोर्स। हुण ये जिहड़ा रिलेशन है जो पोटेंशियल एनर्जी का विद कंजरवेटिव फोर्स, बेसिकली इसनों भी होर बैटर वे च असीं समझना वा। देखो बेटा, हुण ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसनों ध्यान च रखना वा कि एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, यदि भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिपेंड करती है चॉइस ऑफ रेफरेंस से। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जिहड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो चॉइस ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करती है। मतलब देखो हुण गल नूं समझो भी, अगर बेटा असी पोटेंशियल एनर्जी नूं थोड़ी देर लई छड्ड दईए, ठीक है, आपां सिर्फ चॉइस ऑफ रेफरेंस से कंसनट्रेट करिए, तो तुसी मान लो थोड़े सामने एक टेबल है, उस टेबल के उपर बेटा तुसी पेन रख दो, उस टेबल के उपर पेन रख के अगर मैं थानू सब नू एक क्वेश्चन करदा वां कि पेन की हाइट दसो, है ना। हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो पुत, जदों मैं थानू ये कहना है ना कि तुसी अपने सामने अगर तुहाडे कोई टेबल पिया वा तो हाथ च पकड़िया पेन उस टेबल ते रख दिओ, और उस तो बाद मैं थानू एक क्वेश्चन करदा वां कि इस पेन की हाइट दसो। हुण जदों मैं ये क्वेश्चन कीता ना भी इस पेन की हाइट दसो, तो इहदा कोई सिंगल आंसर नहीं दे सकते तुसी। वो क्यों? हुण अगर मान लो तुसी कहने आ कि जिहड़ा टेबल का सरफेस है उन्होंने मैं जीरो लैवल मान लिया, है ना। तो अगर तुसी पेन दे सरफेस टेबल के सरफेस नूं जीरो लैवल मान लिया तो तुहाडा आंसर आएगा कि पेन की हाइट तो जीरो ही है, क्योंकि टेबल के सरफेस से तो पेन लाई कर रहे। पर अगर बेटा तुसी कहने आ कि मैं जमीन नूं जिहड़ा कमरे का फर्श है फ्लोर, मैं उसनूं जीरो लैवल मान लिया, 0 पॉइंट ओरिजिन मान लिया जिन्हों कह दें, तो फिर तुसी हाइट किदां दसोगे कि जमीन तो वो पेन कितनी ऊंचाई ते है ना, वो अकॉर्डिंगली आंसर करोगे कि मान लो 1 मीटर है।
प्लस 1 मीटर उपर नूं है। अच्छा हुण अगर मान लो तुसीं कहंदे आ कि मैं तां छत नूं सीलिंग नूं रैफरेंस लैवल मन्ना 0 है ना, तो फिर छत के अकॉर्डिंगली तुहाडा जिहड़ा पैन है तो वो छत तो पैन की दूरी नोट करो और वो नीचे नूं होण करके माइनस च आएगी। मतलब ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जिहदे विच तुसीं जदों पैन की हाइट दसनी है ना, तो ਉਹਦਾ एक कोई एग्जैक्ट एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, इको आंसर नहीं है, ਉਹਦਾ आंसर डिपेंड करता चॉइस ऑफ रैफरेंस ते। ठीक है, इस करके जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो भी बेसिकली चॉइस ऑफ रैफरेंस ते डिपेंड करती है। मतलब इको ही कंडीशन च पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। वो डिपेंड इस गल ते करता भी असी उस पोटेंशियल एनर्जी नूं कैलकुलेट करन वक्त किस पॉइंट नूं रैफरेंस लैवल मन्निया, मतलब किस पॉइंट नूं मन्निया कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वो अकॉर्डिंगली। तो हुण मेरी गल नूं सुनो पुत्र, हुण अगली गल की है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी के केस च ये गल मैटर नहीं करती कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के केस च मैटर करती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। और आप की देखांगे हाले बेटा नैक्सट जो टॉपिक आएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैटर नहीं करती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैटर करती है। हुण ये लाइन का मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मीनिंग नूं मैं एक एग्जाम्पल नाल हाले स्टार्ट कर रहा। हुण देखो मान लो, हुण गल नूं समझियो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कौन डिसाइड करता? रैफरेंस लैवल। भी आप 0 लैवल भी वो पॉइंट जिन्हों असी 0 पोटेंशियल एनर्जी मनना वा वो किहड़ा वा। तो अगर थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी है पुत ओदी वैल्यू रैफरेंस लैवल 0 ते डिपेंड करती है, ਇਹਦਾ मतलब साडी इको सिचुएशन च अलग अलग रैफरेंस लैवल के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। पर नाल मैं अगली गल जोड़ रहा कि पोटेंशियल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कोई रोल प्ले नहीं करती। एक्चुअली इंपॉर्टेंट किहड़ी चीज़ की है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, और आप देखांगे आने वाले 10-20 मिनट के विच कि जिहड़ी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना वो रैफरेंस लैवल ते डिपेंड नहीं करती। वो रैफरेंस लैवल ते डिपेंड नहीं करती। इन्हूं मैं विद एग्जाम्पल तुहानूं दसांगा। पर हुण आ जिहड़ी स्टेटमेंट है इनू अपने दिमाग च तुसीं इस एग्जाम्पल नाल रखो जिहड़ी डेली लाइफ दी है पुत्र, कि अगर मान लो तुहाडे पेरेंट्स तुहाडी जेब दे विच, हुण गल सुनियो पुत, मान लो तुसीं 3 दोस्त है ना, 3 दोस्त है, तिन्हां दे पेरेंट्स ने की कीता, एक दोस्त है ए, उहदे मदर फादर ने उस दोस्त की जेब च पाता 200 रुपया, 200 रुपये। बी की जेब च उहदे जो पेरेंट्स है उन्होंने पाता सपोज 500 रुपीज़। और तीसरा दोस्त है उहदी जेब च उन्होंने पेरेंट्स ने पाता सपोज 10,000 रुपये। ठीक है, यदा मतलब तिना दोस्त जिहड़े है ना उन्हों की जेब च अलग अलग रुपए है। पहले दे जेब च 200 रुपया वा 200, दूसरे च 500 है, तीसरे च 10,000 है। ठीक है, पर हुण गल नूं सुनियो बई जेड़े पेरेंट्स ने पाया वा 200 रुपया, उन्होंने तो कहता कि तू सारे रुपए खर्च कर सकदा। जेड़ा ने पाया 500 रुपया उन्होंने कहा सिर्फ 200 रुपए खर्च करने। और जेड़े पेरेंट्स ने पाया 10,000 रुपया उन्होंने भी कहा सिर्फ 200 रुपए ही खर्च करने, बाकी घर आने चाहिए। तो यदा मतलब तीनों दोस्त जेड़े है उन्होंने लिए 10,000 या 500 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो 200 की इंपॉर्टेंस है जिन्हों वो खर्च कर सकते, जिन्हों वो कन्वर्ट कर सकते है ना। तो 10,000 जेब च है नहीं है क्योंकि खर्च करन दा उन्होंने परमिशन तो सिर्फ 200 की मिली है।
तो इस करके 200 ही उन्हां लई इंपॉर्टेंट है, तिन्हां लई। तो कहने का मतलब ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना पुत, एक तो तुहानू मैं इसकी डेफिनेशन दसी है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है, कदों जदों वर्क किया जाता अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स। हुण दूसरी गल, पोटेंशियल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो डिपेंड करती है चॉइस ऑफ रैफरेंस लैवल से। तो रैफरेंस लैवल अलग अलग होने करके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इको केस च अलग अलग आ सकती है, पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रैफरेंस लैवल पर डिपेंड नहीं करती। तो हुण इन्हां पॉइंट्स नूं आपां विद एग्जाम्पल्स भी थोड़ा बहुत समझ आ गई होनी चाहिए है। तो उस तो अगे चलना वा। साहिल, लगी समझ? आर्यन, चिराग, समूहन, नवनीत, अंकुश, लक्ष्या, हाँ देखो पुत, हुण गल सुनो। हुण एक्चुअली इस कंसैप्ट नूं इदां समझना पुत कि बेसिकली जिहड़ी डिफॉर्मिंग फोर्स हुंदी है ना, सिर्फ एक लाइन याद रखो कि जो आप कहते हैं कि बॉडी अंडर द इफैक्ट ऑफ फोर्स डिफॉर्म हुई है, तो वो फोर्स हमेशा इन पेयर्स एग्जिस्ट करती है पुत। ठीक है, हुण वो किद्दां करेगी, क्यों नहीं करेगी या करेगी, तो वह आंसर सानू हाले वेट करनी पएगी 15-20 दिन, है ना। हो सकता इस महीने तो बाद अगला टॉपिक शुरू होना पुत, जो 7th यूनिट आएगा। बट इस गल नूं ध्यान रखो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो आप किसी बॉडी के उपर फोर्स लगाने और वो फोर्स डिफॉर्म नहीं करती, हुण गल नूं सुनियो पुत, अगर तुसी फोर्स लगाने बॉडी डिफॉर्म नहीं करती, ठीक है, तो उस केस दे विच जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज नहीं होएगी सिस्टम की, वो जिन्नी है उन्नी ही रहेगी पुत। ठीक है, पर आप क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नाल गल कर रहे हैं, इस करके अंडरस्टूड है कि जो आप वर्ड यूज करना ना डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स तां ही डिफॉर्मिंग है क्योंकि वो बॉडी नूं डिफॉर्म कर पा रही। तो जे वो कर नहीं पा रही फिर वो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। इस करके डिफॉर्मिंग फोर्स जदों भी एक्ट करेगी बॉडी ते, तो उन्हें बॉडी नूं डिफॉर्म करना ही है, क्योंकि जे ना कर पाई फिर डिफॉर्मिंग थोड़ी रह गई। तो इस करके इनू इस कॉन्टेक्स्ट च समझो पुत। क्लीयर है? नेक्स्ट देखो नारायण। अच्छा, हुण देखो बेटा, हुण इसनू मैं ध्यान रखना वा, हुण बड़ा इंपॉर्टेंट केसेस आन लगे आ साडे सामने। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट सानू थोड़ा बहुत आइडिया हो गया पुत। हुण देखो कि एक्चुअली ध्यान दियो बेटा कि एक टर्म आंदी है साडे कोल वर्क डन बाय द फोर्स, है ना, और एक है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो ये थानू क्लीयर होनी चाहिए है। दूसरी गल बेटा, क्योंकि थानू दसिया होया कि जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है ना, हुण आ दोनों आपस च इंटर रिलेटेड है, अलग नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। तो अगर थानू वर्क डन बाय द फोर्स नोन है, तो वो जिन्ना भी आंसर है उन्होंने नैगेटिव ना मल्टीप्लाई कर दो, वो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स च कन्वर्ट हो जाएगा।
और अगर तुहानू वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स पता वा उन्होंने नैगेटिव साइन नाल मल्टीप्लाई कर दो आंसर नू, वर्क डन बाय द फोर्स च कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो यह गल याद रखनी। दूसरा बेटा कि फोर्स कंजरवेटिव या नॉन कंजरवेटिव हो सकती है, बट पोटेंशियल एनर्जी के केस च जो फोर्स है वो सिर्फ कंजरवेटिव ही इन्वॉल्व होनी है। यह भी याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का संबंध कंजरवेटिव फोर्स के वर्क डन नाल है ना। तो यह भी क्लीयर कर लो गल। हुण बेटा जो वर्क डन बाय, हुण आ गल देखो, वर्क डन बाय सी, सी स्टैंड्स फॉर कंजरवेटिव, वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स हमेशा, हुण ध्यान दियो बेटा, हुण इस गल नूं मैं एक्सप्लेन करन लगा वां। देखो हुण वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स किस दे बराबर है, ठीक है। हुण थोड़ा जिहा हुण गल नूं लॉजिकली देखो सोचना शुरू करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि 9th या 10th दे विच तुसी MGH किहदे लई फार्मूला यूज करते सी पुत, पोटेंशियल एनर्जी लई, MGH, पर ਇਹਦਾ पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। थोड़ी देर ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ फार्मूले ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ रैक्टिफाई करना वा, मैं लिख दिता वा। हुण ਇਹਨੂੰ देखना वा भी ਇਹ कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, है ना। तो ध्यान नाल गल सुननी है पुत। हुण ध्यान दियो, जदों पुत डेल्टा यू की गल करते हैं, डेल्टा का मतलब जदों भी डेल्टा किसी के अगे लग गया तो चेंज आ गई, फाइनल माइनस इनीशियल। हुण जदों डेल्टा यू के अगे लग गया तो यह मतलब डेल्टा यू का मीनिंग है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनीशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखो, डेल्टा चेंज लई सिंबल आ जाता, तो यू का मतलब है यू दे विच आ रही चेंज, फाइनल यू एफ माइनस, है ना। हुण ध्यान दियो पुत, थोड़ा सोचियो कि जदों ऑब्जेक्ट नीचे नूं आंदा वा, नीचे नूं, है ना, तो जिहड़ी ग्रेविटी फोर्स है MG वो नीचे नूं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, ठीक है। MG भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे नूं आ रहा। तो यदा मतलब इस केस दे विच वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है, क्योंकि MG फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट S दोनों सेम डायरेक्शन च डाउनवर्ड है, तो cos 0 डिग्री, है ना। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी मतलब कंजरवेटिव फोर्स है ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय C की है पॉजिटिव, तो आ साइड हो गई पॉजिटिव। हुण देखियो पुत, हुण जदों ऑब्जेक्ट इत्थे है इस जगह ते, इनिशियली इत्थे है, फाइनली नीचे जाना, तो UI की वैल्यू ज्यादा वा, मतलब जदों जमीन तो उपर है ऑब्जेक्ट तो वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वा, जदों जमीन के नेड़े पहुंच गया तो घट गई। हुण गल नूं सुनियो पुत, तो UI ज्यादा वा, UF घट है, तो यदा मतलब आ टर्म की हो गई नेगेटिव। हुण आ टर्म नेगेटिव आ रही है, आ पॉजिटिव, ये तो हो नहीं सकता, इक्वैलिटी साइन है, सो यदा मतलब इत्थे माइनस साइन। हुण जदों इत्थे माइनस लावांगे आ माइनस, तो हुण जदों बॉडी उपरों नीचे नूं जाएगी तो UI ज्यादा वा, UF घट है, तो आ टर्म नेगेटिव आएगी, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव, राइट साइड भी पॉजिटिव लैफ्ट भी पॉजिटिव। तो यदा मतलब हुण साडे सामने आ फार्मूला आ गया, वर्क डन बाय कंजर, सिर्फ ग्रेविटी लई नहीं, ये हर कंजरवेटिव फोर्स लई एप्लीकेबल है कि जदों भी कोई कंजरवेटिव फोर्स वर्क करेगी, हुण इत्थे WC का मतलब है वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स। ये हुण ध्यान रखना पुत, WC जिहड़े सिंबल्स है ना, इहदे च W वर्क है, पर किहड़ा वा, बाय द कंजरवेटिव फोर्स, नाल लिख लेना भी इत्थे WC है वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव ऑफ की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक पार्ट है बेटा, तो इनू भुलना नहीं, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स हमेशा माइनस डेल्टा यू के बराबर है। तो ये बेसिक फार्मूला है वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स ते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का,
है ना, और वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स डेल्टा यू के बराबर नहीं है, नैगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर है। और हुण आ वाली गल, हुण अगर मान लो वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स अगर माइनस डेल्टा यू है, तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स की हो जू डेल्टा यू, क्योंकि वो नैगेटिव नाल मल्टीप्लाई हो गया ना, वो डेल्टा यू हो जू। ਇਹਦਾ मतलब हुण तुहानू समझ आ जानी चाहिए है कि अगर तुसी डेल्टा यू निकालते हैं तो डेल्टा यू है वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स, तो अगर माइनस डेल्टा यू निकालते हैं वो है वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स। तो ये पॉइंट्स अगेंस्ट बाय ये हो सकता स्टार्टिंग कन्फ्यूजिंग हो, बट जे असी बड़ा आराम दे नाल पेशेंसली कूल माइंडेड गल नूं सुनते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है पुत। तो स्टैप बाय स्टैप अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स तुहानू समझ लग गए हैं ना, तो फिजिक्स जी एडी हुई फैली हुई लगनी है शुरू च, तो वो बहुत ही ईजी हो जानी है, उन्होंने समेटना बहुत सौखा हो जाना थोड़े लोगों लिए। तो उस कॉन्टैक्स्ट च इन्हां गल्लां नूं याद रखो। तो हुण बेटा ये रिलेशन आपां दिमाग च रख लिया, ये बड़ा हैल्पफुल साडा रिलेशन है। हुण देखियो गल नूं समझियो पुत, हुण असीं वापस आने आ, क्योंकि तुहानू मैं दसिया सी कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपां किस तरह डिफाइन करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स। हुण एक्चुअली जिहड़ा जनरल रिलेशन है ना, हुण गल नूं सुनियो, वैसे वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स है या वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स है, तो उन्हां दा संबंध चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नाल है। और किद्दां वा, वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू है और वर्क डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स डेल्टा यू है। तो ये रिलेशन है जनरल रिलेशन, ये हर कंडीशन च एप्लीकेबल होने हैं, इन्हों नहीं कभी भी भुलना। तो इन्हें पूरी फिजिक्स साडा साथ देना और बड़े आराम दे नाल असी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नूं भी ईजी वे च कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी सानू, ये गारंटी है। अच्छा दूसरी गल बेटा देखो, हुण अगर आपां गल करिए, देखो बेटा कि मान लो आ है सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, हुण गल नूं ध्यान नाल देखियो, और आ ऑब्जेक्ट जिसका मास m है ए पॉइंट ते लाई कर रहा, सो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन ए है, ए इनिशियल पोजीशन है। हुण अगर बेटा तुसी इस ऑब्जेक्ट नूं ए तो बी शिफ्ट करते हैं पुत, ए तो बी शिफ्ट करते हैं थ्रू वर्टिकल हाइट एच, है ना, हाइट वैसे ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होंदी है, हाइट का मतलब ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हुण अगर तुसी इस ऑब्जेक्ट नूं ए तो बी शिफ्ट किया बेटा, तो जिहड़ी ए है, गल नूं सुनियो पुत, तो ए पॉइंट क्योंकि इनिशियली ए ते है, फाइनली बी ते जाना, हुण ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यू आई हो गई, आ यू एफ है, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो गई फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपां नूं पता वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू, तो ए इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। हुण इधर देखियो पुत, हुण एक्चुअली जदों ऑब्जेक्ट ए तो बी शिफ्ट हो रहा बेटा, तो इत्थे कंजरवेटिव फोर्स केड़ी है, वेट, ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी टू शिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। हुण क्योंकि ग्रेविटी कंजरवेटिव है तो WC आ गया, वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स ग्रेविटी, कितना लिखांगे पुत, हुण ग्रेविटी फोर्स लग रही है इत्थे नीचे नूं, है ना, तो फोर्स F दा मैग्नीट्यूड, फिर डिस्प्लेसमेंट हो रही है H ऊपर नूं, तो डिस्प्लेसमेंट दा मैग्नीट्यूड H है, बट H डिस्प्लेसमेंट ते फोर्स दे विच बनन वाला एंगल है 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1,
तो ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया -mgh। ठीक है, तो ये आ गया। हुण बेटा जिहड़ी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो रैफरेंस लैवल ते डिपेंड करती है। हुण ज़्यादातर केसिस च असीं पता की करते हैं, ज़्यादातर केसिस दे विच असीं सरफेस ऑफ अर्थ नूं जीरो पोटेंशियल एनर्जी का लैवल मानते हैं, है ना। तो सरफेस ऑफ अर्थ नूं असीं मतलब जिहड़ा भी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है असीं कहने दी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो जीरो, तो अगर यू आई जीरो है डब्ल्यू सी माइनस एम जी एच है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी है वो बी पॉइंट ते है एट हाइट एच। तो हुण आ माइनस माइनस कट्टे गए तो U इज इक्वल टू जो एम जी एच कट्टते हैं पुत गल नूं सुनो कि जो असीं कहने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच है। हुण इहदे च तीन गल्लां आईयां। पहली गल कि पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी एम जी एच कड्ढी है ना ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पूरा नाम याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरी गल इस केस दे विच जिहड़ी आपां बॉडी की शिफ्टिंग की है ना पुत एच, ये एच बड़ी ही छोटी है। मतलब जदों ए तो बी तक बॉडी नूं शिफ्ट कर रहे हैं तो इस पूरे रस्ते के दौरान जो बॉडी का वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कॉन्सटेंट रहिंदी है। सो इसका मतलब ये वो सिचुएशन है जदों बॉडी शिफ्ट तो हो रही है ए टू बी पर उसकी हाइट इन्नी छोटी है कि वो पूरे रस्ते के दौरान हर जगह ते बॉडी के उपर जी ग्रेविटी फोर्स लग रही है वेट है वो कॉन्सटेंट है। तो यदा मतलब ये कॉन्सटेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट वाला वर्क किया गया है ना, ध्यान रखियो। और तीसरी गल जो असीं कहने हैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है तो इनू कड्ढन लगे रैफरेंस लैवल सरफेस ऑफ अर्थ है। तो इट मीनस ये जो असीं कहने हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एम जी एच हुंदी है, एक तो ये उस कंडीशन च अप्लाई होना जदों बॉडी की शिफ्टिंग सरफेस ऑफ अर्थ तो बहुत घट हाइट है, मतलब 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर, है ना। पर अगर मान लो बॉडी नूं आपां शिफ्ट करके ले जाना 200 किलोमीटर ऊपर या 500 किलोमीटर ऊपर या 1000, फिर ये फार्मूला नहीं लगना पुत, फिर गलत हो जाना ना। एक तो ये याद रखना कि ये सिर्फ स्पैशल केस है, और दूसरा ये रैफरेंस लैवल जो जीरो लैवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो सरफेस ऑफ अर्थ है, तो उत्थों ये शिफ्टिंग हो रही है, उन्होंने जीरो मान के हो रही है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तुसी ऑलरेडी 9th 10th च भी पढ़िया वा, बट इन्ना डिटेल दे विच तुहानू नहीं सी पता, है ना। क्रैमिंग ज़्यादा सीगी, बस कंसैप्ट जिहड़ा सी वो लिमिटेड सी, पर इनू एक्सपैंड करना कंसैप्ट नू, तो इनू इदां समझना वा लगे हैं। एक्चुअली टॉपिक तो पोटेंशियल एनर्जी ही है, बट हुण आपां जो U इज इक्वल टू एम जी एच फार्मूला डिराइव किया तो ये सी एक्सप्रैशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, बट केड़ी ग्रेविटेशनल, पर कदों वैन द ग्रेविटी फोर्स रिमेन्स कॉन्सटेंट। ठीक है ना, मतलब वो डिस्टेंस इन्वॉल्व है जिहदे थ्रू ग्रेविटी ते कोई फर्क नहीं पै रहा। तो अगर ग्रेविटी वेरीएबल है फिर ये फार्मूला काम नहीं आएगा, फिर वो लिए सानू हाले वेट करनी पएगी टॉपिक्स की, है ना। और तीसरा है कि इसनू डिराइव करते वक्त असी सरफेस ऑफ अर्थ नू रैफरेंस लैवल जीरो पोटेंशियल एनर्जी लैवल मन्निया सी। हुण बेटा देखो, हुण नैक्सट असी गल करन लगे हाँ स्प्रिंग दी। स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग जो है ना पुत इनू कंप्रैस करन ते या एक्सटेंड करन ते इहदे अंदर इलास्टिक फोर्स कंजरवेटिव फोर्स पैदा होएगी। हुण ये जिहड़ा स्प्रिंग है ना ये अगेन साडे केस च आइडियल केस है कि स्प्रिंग मासलैस है, आइडियल केस है ना। हुण देखियो बेटा, हुण इस डायग्राम दे विच आ एक स्प्रिंग है, आ स्प्रिंग है, तो आ है स्प्रिंग दी
नॉर्मल लेंथ, मतलब ना तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या ना ही एक्सटेंडेड है, ये नॉर्मल लेंथ है। हुण बेटा जदों तुसी एक एंड स्प्रिंग का फिक्सड है और दूसरा एंड जिहड़ा स्प्रिंग का है, जिहड़ा फ्री एंड है, उसनों पकड़ के आपां स्ट्रैच किया बाय अप्लाइंग फोर्स एफ। तो जिद्दां ही फोर्स एफ अप्लाई करूंगे बेटा इत्थे, तो हुण ध्यान दिओ, तो फोर्स अप्लाई करन ते आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे शिफ्ट कर गया, स्प्रिंग एक्सटेंड कर चुका है ना। तो स्प्रिंग जिहड़ा सी इदां हो गया, स्ट्रैच हो गया। हुण जिद्दां ही ये स्प्रिंग स्ट्रैच होया ना पुत्त, ध्यान दिओ, इनू थोड़ा जा स्ट्रैच होया, तो तुसी नोट कर रहे हैं कि आ है स्प्रिंग दी नॉर्मल लेंथ सी, बट आ एक्सटेंडेड लेंथ हो गई। तो इट मीनस स्प्रिंग दे एंड दी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग का मतलब है जो फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग है वो डिस्प्लेस कर गया एक्स, या एक्स हो गई एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। हुण जिद्दां ही बेटा स्प्रिंग दे अंदर एक्सटेंशन आई है ना, तो उसी वक्त ही स्प्रिंग दे अंदर भी एक फोर्स पैदा हो जानी, और ये फोर्स जिस प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल दे करके पैदा होनी है उन्होंने बोलते हैं इलास्टिसिटी, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो जदों ही तुसी किसी बॉडी नू इलास्टिकली डिफॉर्म करते हैं ना, तो जिद्दां ही बॉडी की शेप या साइज बिगड़ता वा, उस वक्त उस बॉडी के अंदर ड्यू टू इलास्टिसिटी एक फोर्स पैदा होती है, जिहड़ी फोर्स की कर रही है कि जिद्दां ही डिफॉर्मिंग फोर्स, हुण इत्थे कैपिटल एफ की है, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो वाली फोर्स जिन्हें इस स्प्रिंग की लेंथ नू चेंज किया वा। तो जिद्दां ही तुसी कैपिटल एफ फोर्स नू हटाओगे तो स्प्रिंग नू पहले वर्गा करन च जिहड़ी फोर्स मदद कर रही है वो स्मॉल एफ है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो कैपिटल एफ है डिफॉर्मिंग फोर्स, स्मॉल एफ है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है पुत्र, हुण देखो एक गल याद रखो कि जदों बॉडी इलास्टिकली, जदों भी आप वर्ड यूज करना ना कि बॉडी डिफॉर्म हो गई, तो ये थोड़ा मैं गल दसी है कि वह मीनिंग है इलास्टिकली डिफॉर्म हुई है। तो जदों भी कोई बॉडी इलास्टिकली डिफॉर्म होएगी तो उस बॉडी के उपर लगन वाली एक्सटर्नल फोर्स, जिन्होंने डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह दें, इतने एफ पता की है, एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं। और जिहड़ा स्मॉल एफ है ये रीस्टोरिंग फोर्स है। और ये याद रखो, बार बार मैं बोल रहा, रिपीट कर रहा कि जदों भी आप बॉडी के उपर डिफॉर्मिंग फोर्स एग्जर्ट की तो उस वक्त ड्यू टू इलास्टिसिटी बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होएगी। और तुसी नोट की करना पुत्र कि डिफॉर्मिंग फोर्स ते रीस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल है ते डायरेक्शंस हमेशा ऑपोजिट है। तो कैपिटल एफ ते स्मॉल एफ, क्योंकि जदों आप इत्थे वर्ड किसी भी स्टेटमेंट च सुनांगे बॉडी स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया तो इलास्टिकली डिफॉर्म्ड है, इस करके इलास्टिक डिफॉर्मेशन च डिफॉर्मिंग फोर्स ते रीस्टोरिंग फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड्स हमेशा इक्वल है, डायरेक्शंस ऑपोजिट। तो एक तो ये याद रखना, भुलना नहीं। दूसरी गल बेटा देखो, इस वक्त तुसी ध्यान दिओ, ये जिहड़ा स्प्रिंग है इहदी लेंथ कितनी चेंज हुई है, एक्स बाय एक्स, है ना। इत्थे इनिशियली आ सी स्प्रिंग, हुण आ हो गया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्स। और जदों ये स्प्रिंग डिफॉर्म होया बाय एक्स तो ये अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है एफ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी एक्स से, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हम चेक कर सकते पुत, हम अगर थोड़े सामने एक स्प्रिंग पिया होए है ना, मान लो थोड़े सामने एक स्प्रिंग है, तुसी उस स्प्रिंग का एक एंड दीवार नाल फिक्स करता, दूसरा जिहड़ा फ्री एंड है उन्होंने पकड़ के पुल करना वा, या पुश भी कर सकते हैं, कंप्रैस भी कर सकते हैं। तो तुसी हुण सोच लिया कि मैं तो इस स्प्रिंग की लेंथ नूं 1 सेंटीमीटर इनक्रीज करना, तो तुहानूं जिहड़ी एक्सटर्नल फोर्स है वो घट लगानी पएगी। पर जे तुसी उस स्प्रिंग की लेंथ नूं 2 सेंटीमीटर इनक्रीज करना, तो तुहानूं बाहरों ज़्यादा फोर्स नाल पुल करना पएगा। तो हुण जिन्ना कैपिटल एफ ज़्यादा होएगा, स्मॉल एफ भी तो उन्ना ही ज़्यादा होएगा ना। सो इस करके जी रीस्टोरिंग फोर्स है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब जिन्ना ज़्यादा स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जाएगी या बढ़ाते जावांगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होती जाएगी, और ये करने लई तुहानूं एक्सटर्नल फोर्स नूं भी बढ़ाना पएगा। तो ये ध्यान च रखो। तो एक्सटर्नल फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट है। तो जी रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब स्प्रिंग नूं घट एक्सटेंड करने लई घट फोर्स लानी पैनी, तुहानूं ज़्यादा करने लई ज़्यादा लानी पैनी। तो ये पॉइंट्स नूं समझो। हुण बेटा दूसरी गल भी समझो कि क्योंकि फोर्स और आ डिस्प्लेसमेंट है ना बेसिकली, तो एक्स की डायरेक्शन है इस तरफ और रीस्टोरिंग फोर्स है इस तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि एक्स दे हमेशा ऑपोजिट होनी है, इस करके मैथेमैटिकली आप इनू एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिखते हैं। हुण भाई ध्यान दियो बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन नू हटा के आप इत्थे लिखांगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इनू पता की कहने असीं, दिस इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट। अच्छा हुण बेटा एक गल होर याद रखो, हुण अगर मान लो थोड़े सामने दो स्प्रिंग्स है, तो तुसी प्रैक्टिकली की देखते हैं कि ये जिहड़े दोनों स्प्रिंग्स है ना, इन्हां विचों एक स्प्रिंग नूं तुसी थोड़ी फोर्स लगा के ज़्यादा कंप्रैस कर सकते हैं, या थोड़ी फोर्स लगा के ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, सॉफ्ट है जिहड़ा। और दूजे पासे एक स्प्रिंग है जिन्हों हार्ड कह देंगे भी उहदे ते ज़्यादा फोर्स लगा के उन्हें थोड़ा जिहा ही कंप्रैस होना, सख्त है। तो हुण बेटा जिन्ना स्प्रिंग सॉफ्ट होएगा तो उहदा स्टिफनेस कांस्टेंट उन्ना घट होएगा। मतलब के जिहड़ा वा ना, स्मॉल के लिखा इत्थे बेसिकली कापा आ ग्रीक वर्ड, तो ये स्टिफनेस कांस्टेंट नू रिप्रेजेंट करता, और यदी वैल्यू हार्ड स्प्रिंग लई ज़्यादा होएगी, सॉफ्ट स्प्रिंग दे लई घट होएगी। तो जो आप कहांगे जो स्प्रिंग है मोर स्टिफर, स्टिफर मीनस हार्ड सख्त, और उहदी के ज़्यादा वा, जिहड़ा सॉफ्ट है लैस स्टिफर है उहदी के घट होएगी। और जिहड़ा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी इहनूं कह दिंदे आ, फोर्स कांस्टेंट भी बोल दिंदे आ। तो इहदी वैल्यू गिवन स्प्रिंग लई डिपेंड करती है कि वो स्प्रिंग किस मटीरियल का बनिया वा, स्प्रिंग के अंदर कितनियां टर्न्स है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। ठीक है। हुण अगर असी रीस्टोरिंग फोर्स की गल करिए तो रीस्टोरिंग फोर्स किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो पैदा होएगी बेटा, तो वो पैदा होने का कारण है इलास्टिसिटी। किहड़ी प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी। कि जो आप किसी बॉडी नूं, हुण ये तो स्प्रिंग की गल है ना, जो कोई भी बॉडी किसी भी शेप की बॉडी है, अगर वो शेप या साइज चेंज हुंदा वा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये डिफॉर्मेशन अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो उस बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है।
और वो जी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होंदी है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी करके होने करके उस रीस्टोरिंग फोर्स की नेचर मान लेने इलास्टिक फोर्स और ये कंजरवेटिव फोर्स होंगी है। तो ये याद रखना बेटा कि जी रीस्टोरिंग फोर्स है ये कंजरवेटिव फोर्स है। तो स्प्रिंग के बारे ये पॉइंट्स समझ जाने चाहिए है ना। हुण देखो हुण आ डायग्राम नूं इदां भी समझ सकते हैं पुत, देखो कि आ सी स्प्रिंग दी नॉर्मल लेंथ। तो अगर आपां इस फोर्स नूं बाहर नूं खिंचण दी बजाय अंदर नूं कीता हुंदा, मतलब स्प्रिंग नूं कंप्रैस कीता हुंदा बेटा, तो ये स्प्रिंग तो हुण इत्थे तक नॉर्मल लेंथ सी, हुण लेंथ कितनी डिक्रीज हो गई x। तो हुण कंप्रैस होने ते जो डिस्प्लेसमेंट है अंदर नूं है, हुण f भी अंदर नूं है, तो हुण इत्थे बेटा जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है वो बाहर नूं होनी है। मतलब गल नूं समझो कि जे स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है ना, तां भी डिस्प्लेसमेंट ते रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरैक्शन च है, ते जे स्प्रिंग कंप्रैस हो रहा तां भी रीस्टोरिंग फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरैक्शन च। नोट कर लो बेटा स्मॉल एफ ते एक्स हमेशा ऑपोजिट ही है, और रीस्टोरिंग फोर्स क्योंकि हमेशा एक्स के ऑपोजिट होनी है और हमेशा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से डिपेंड करनी है, तो चाहे स्प्रिंग कंप्रैस होए या एक्सटेंड होए रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स ही रहनी है। तो ये क्लीयर होनी चाहिए है गल थानू। तो इत्थे तक मान के चलिए कि क्लीयर है। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, 1 मिनट लई मैं स्टे कर रहा। इफ देयर इज एनी डाउट तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इट मीन समझ लग चुकी है ना तुहानू, क्वाइट इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स है तुसी, तो आपां अगे चलते हैं। हुण बेटा ध्यान दियो क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स दा दूसरा नाम आपां इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिसिटी करके है, और वो कंजरवेटिव फोर्स है, भुलना नहीं। हुण बेटा नाल ये भी याद रखो कि रीस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, और नाल ये भी याद रखो कि इहदी जिहड़ी डायरैक्शन है ना, इहदी जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरैक्शन है वो किस तरह आएगी। हुण आ देखियो पुत, पहला आपां थोड़ा जिहा 2 मिनट लई, हुण बेटा मान लो आ तुहाडे कोल एक स्प्रिंग है। हुण ये जिहड़ा स्प्रिंग है ये दोनों एंड्स फिक्सड है, एक वॉल दे नाल दूसरा ऑब्जेक्ट दे नाल, और ये नॉर्मल सिचुएशन च है। और जदों बेटा स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन च हुंदा, ना स्प्रिंग कंप्रैस होया ना एक्सटेंड होया, तो असी बाई कन्वेंशन है ना यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं कि वैन स्प्रिंग इज इन नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन मतलब उसकी लेंथ नॉर्मल है, ना एक्सटेंड हुई है ना कंप्रैस हुई है, तो स्प्रिंग अगर नॉर्मल पोजीशन च है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी असी 0 मानते हैं, रेफरेंस लैवल 0 आ गया। और हुण बेटा ध्यान दियो, हुण अगर आप इस ऑब्जेक्ट नूं मैं पकड़ के इत्थे लै गया, हुण जदों ऑब्जेक्ट नूं मैं इत्थे शिफ्ट करता तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया पुत, एक्सटेंड हो गया। हुण क्योंकि ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो चुका, तो स्प्रिंग के अंदर जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होनी है ना, हुण गल नूं सुनो पुत, जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि स्प्रिंग के अंदर जिहड़ी भी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होनी है उन्हें स्प्रिंग के दोनों एंड्स से कनैक्टेड बॉडीज के उपर इदां एक्ट करना कि वो वापस पहले वर्गा हो सके। हुण क्योंकि आ जिहड़ा स्प्रिंग है, हुण ध्यान दिओ पुत, आ जिहड़ा स्प्रिंग है क्योंकि ये एक्सटेंड होया वा, तो ये दोनों एंड्स से जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होनी है वो सेम होनी है क्योंकि मासलैस स्प्रिंग है, पहली गल। दूजी गल कि वो रीस्टोरिंग फोर्स जिहड़ी है उन्हें स्प्रिंग नूं पहले वर्गा करन दी कोशिश करनी है, मतलब वो तां ही कर पाएगी जेकर इस एंड ने
इस बॉडी ते रीस्टोरिंग फोर्स इदां लगानी है और तो तुसी नोट किया कि जिहड़ी बॉडी स्प्रिंग दे नाल कनैक्टेड है ना, उस बॉडी के उपर जिहड़ा एक्सटेंडेड स्प्रिंग है उन्हें रीस्टोरिंग फोर्स किदां लगानी है, उन्हें इदां लगानी है ताकि स्प्रिंग वापस छोटा हो सके। तो इदां दी तुहानू विजन आना चाहिए वा, नज़र आना चाहिए। हुण ये दोनों फोर्सिस अंदर नू इस करके लग रही हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स छोटा करना चाहती, स्प्रिंग नू वापस छोटा पहले वर्गा नॉर्मल करना चाहती है। अच्छा हुण अगर बेटा ये गल नू भुलना नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। हुण अगर मान लो आप इस बॉडी नू अंदर नू पुश किया हुंदा, तो इस बॉडी नू अंदर नू पुश करन करके स्प्रिंग जिहड़ा वा ये छोटा हो गया। हुण ये स्प्रिंग छोटा हो चुका, कंप्रैस्ड। तो हुण इस केस दे विच बेटा इस स्प्रिंग दे अंदर जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होनी है उन्हें स्प्रिंग नू वापस नॉर्मल करना, मतलब हुण इनू छोटे तो वड्डा करना पैना। तो उहदे लई ये फोर्सिस किदां लगणगीआं पुੱਤ? समझ आई गल? तो हुण तुसी नोट की कर रहे हो बेटा कि ध्यान दो, जिहड़ा स्ट्रिंग सी, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जदों भी किसी बॉडी नाल कनैक्ट हुंदा सी तो उस बॉडी ते जिहड़ी टेंशन लगदी सी वो हमेशा सानू किदां लुक दिंदी सी कि वो टेंशन उस बॉडी नू पुल कर रही है। पर इत्थे तुसी देख रहे हैं कि जदों कोई बॉडी स्प्रिंग दे नाल कनैक्टेड है तो वो बॉडी अगर स्प्रिंग दे नाल कनैक्टेड है तो एफ की जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी ते लगनी है वो फिक्स डायरैक्शन नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग कंप्रैस्ड है कि एक्सटेंडेड है। वो अकॉर्डिंगली सोचना पैना तुहानू, और सोचना कोई मुश्किल नहीं है। तुहानू दसता भी अगर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो उन्हें छोटा होने की नॉर्मल लेंथ वाल जाने की कोशिश करनी है, अगर कंप्रैस्ड है तो भी उन्हें नॉर्मल लेंथ वाल वड्डा होने की कोशिश करनी है। तो वो अकॉर्डिंगली तुसी फोर्सिस की डायरैक्शन ड्रॉ करनी। तो ये स्टैप्स नू याद रखना तुसी थॉरली, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। हुण देखो बेटा हुण अगर असी गल करिए कि जदों स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा या कंप्रैस हो रहा बेटा, तो तुसी नोट किया कि रीस्टोरिंग फोर्स जिहड़ी है उनका डिस्प्लेसमेंट नाल रिलेशन सेम ही है। और नाल ये भी गल तुहानू पता लग चुकी है कि स्प्रिंग के केस च डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स दे हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट होनी है। तीसरी गल कि अगर मैनू कोई पूछे कि अगर आ है एक स्प्रिंग और जदों थानू कोई कहता ना स्प्रिंग वो मासलैस ही है पुत, तो ये बेफिक्र हो जाना। जदों स्प्रिंग का कोई मास है तो वो मैंशन होएगा, स्पैशली मैंशन होएगा, इदा होना नहीं, बट अदरवाइज ये मासलैस ही है। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। हुण इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन च, नॉर्मल लेंथ है दी। हुण बेटा आप इस दे फ्री एंड नू पकड़ के अगे लै गए, मतलब स्प्रिंग नू की करता गया, एक्सटेंड। एक्सटेंड करता पुत। हुण जदों एक्सटेंड किया तो यदि इस वक्त एक्सटेंशन हमेशा मेजर करनी है नॉर्मल लेंथ तो फाइनल लेंथ तक, एक्स। हुण ध्यान दियो बेटा इस वक्त रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होएगी, एफ। किधर नू होएगी, इनवर्ड अंदर नू। और रीस्टोरिंग फोर्स दा मैग्नीट्यूड ते डायरैक्शन इकट्ठे कितना लिखांगे, -kx।
मतलब नैगेटिव साइन अगर लिखते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो नैगेटिव साइन रीस्टोरिंग फोर्स की डायरैक्शन दस रहा और के एक्स की दस रहा रीस्टोरिंग फोर्स का मैगनीट्यूड। मतलब आ रीस्टोरिंग फोर्स का मैगनीट्यूड आ गया पुत। अच्छा हुण देखो गल नूं सुनो पुत, क्योंकि जदों स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ तो एक्सटेंड होना शुरू होया पुत, तो जी रीस्टोरिंग फोर्स है वो वैल्यू एक्स के इनक्रीज होने नाल इनक्रीज हो रही है। मतलब जी इत्थे रीस्टोरिंग फोर्स कंजरवेटिव फोर्स है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरीएबल है। तो हुण अगर सानू कोई कहे कैलकुलेट वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स, हुण इस केस च तुसी सब तो पहला जदों भी तुहानू कहंदा ना कोई कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स, तो तुसी पहला ये देखना कि वो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरीएबल। अगर फोर्स कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना, तो फिर अगर फोर्स कांस्टेंट है फिर तो तुसी फोर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट एस का मैगनीट्यूड, फोर्स का मैगनीट्यूड ते कॉस थीटा तो कैलकुलेट कर देना। पर अगर फोर्स वेरीएबल है फिर एफ एस कॉस थीटा लगाया ना तो गलत हो जाना। टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्को बारी नहीं लै सकते। मतलब ये केस तुसी अगर किसी ने कहता कि कैलकुलेट वर्क डन और तुसी की लिखिया के एक्स फोर्स एक्स डिस्प्लेसमेंट तो कॉस थीटा 180 डिग्री लिख के तो सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया माइनस, है ना, के एक्स एक्स स्क्वायर समथिंग, तो गलत हो जाना पुत। पता लग गया क्यों गलत हो जाना? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। हुण इत्थे एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट है बट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इस करके एफ एस कॉस थीटा फार्मूला नहीं लगना। तो हुण किहड़ा लगेगा? तो हुण तुहानू इत्थे क्योंकि फोर्स वेरीएबल है तो वेरीएबल फोर्स दे विच वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स जदों कढ़ना आपां तो पहला आपां कढ़ना स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। अच्छा दूजा क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक फोर्स है तो इनू आपां ई लिख सकते हैं ना भी स्मॉल वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, ताकि पता लग जाए भी किहड़ी फोर्स का वर्क डन है। अच्छा हुण इत्थे फार्मूला की आना, पहला तो आना फोर्स का मैगनीट्यूड कितना, मॉड लिख देना, मॉड मतलब मैगनीट्यूड लेना। फिर नाल की लिखना पुत, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वैसे तो लिखते हैं डी आर वैक्टर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जैड के कैप, पर क्योंकि ये जी डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ही सिंबल एक्स लिया ना असी, तो आप अपने मन च ही मान लेना भी ये एक्स एक्सिस है आ वाली। तो इस करके इत्थे हुण आपां डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है डी आर वैक्टर डी एक्स आई कैप हुंदा प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जैड के कैप, पर क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने करके आ जीरो हो गए, आही बचिया। और आ भी आप सिर्फ मैगनीट्यूड ही लेना डी एक्स नाल। हुण डायरैक्शन सैपरेटली देखो पुत, हुण आ की है डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन और आह फोर्स की डायरैक्शन कॉज 180 डिग्री माइनस एफ डी एक्स कॉज 180 माइनस। हुण एफ मॉड दी माइनस नहीं लेना के एक्स डी एक्स, पर आप टोटल वर्क डन करना, टोटल वर्क डन करने लिए दोनों साइड्स नू इंटीग्रेट कर देना। हुण टोटल वर्क डन जो कटते हैं पुत तो जोड़ा कॉन्सटेंट है उन्होंने बाहर कढ़ लीदा। हुण के स्प्रिंग कॉन्सटेंट है बाहर कढ़ लिया। लिमिट्स की लैनी है 0 टू एक्स, क्योंकि इस जगह पर जो सी तो एक्स 0 सी और इत्थे एक्स आ गया ना। हुण ये बन जाना वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स माइनस के एक्स स्क्वेयर बाय 2 तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, ये है वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स। तो जे आप करना वा वर्क डन अगेंस्ट तो वो की हो, ये ऑपोजिट हो।
है ना, बाय द इलास्टिक फोर्स के ओपोजिट कितना, मतलब नैगेटिव साइन ना मल्टीप्लाई करांगे तो हाफ के एक्स स्केयर आ गया। हुण ये वर्क डन अगेंस्ट एक्चुअली किहने कीता वा, एक्सटर्नल फोर्स ने, एफ ने। तो वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स कह लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कह लो, इक्को चीज़ है, क्योंकि अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स करने लई एक्सटर्नल फोर्स लानी पई ना सानू। तो वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, इनू आपां और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इक्को चीज़ है पुत। अच्छा हुण ध्यान दियो, हुण ये वर्क डन आपां कैलकुलेट कर लिया पुत, पर हुण गल नूं समझो बेटा, जिथे आपां अज रुक रहे हैं, है ना, इस तो बाद वाली गल आपां कल नूं एक्सटेंड करांगे। बट हुण अगर पहला गल कि अगर अगर साडे सामने एक प्रॉब्लम है जिहदे च कहा गया कि एक स्प्रिंग है तो उन्होंने एक्सटेंड करना वा, तो वर्क डन कैलकुलेट करो, पर स्प्रिंग पहला नॉर्मल लेंथ च है, हुण एक्सटेंड करना है ना, तो वर्क डन आ जाएगा हाफ के एक्स स्केयर, क्योंकि जो कला वर्क डन कैलकुलेट नूं करन कहना तो अंडरस्टूड है अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स या बाय द एक्सटर्नल फोर्स होना। हुण कंप्रैशन च की होऊ पुत, हुण एक्चुअली इत्थे एक्स स्क्वेयर है पुत। हुण कंप्रैशन दे विच क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अंदर नूं होनी है, तो आपां इस फार्मूला च अगर अगर एक्स नूं माइनस एक्स नाल रिप्लेस करिए, है ना, तो माइनस एक्स का स्केयर भी प्लस एक्स स्केयर ही है। सो इस करके गल नूं याद रखो कि नो डाउट ये डेरीवेशन करते वक्त आपां वर्क डन कैलकुलेट किया वा, है ना, अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स या अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स या बाय द एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग एक्सटेंशन, पर यही सेम रिजल्ट ड्यूरिंग कंप्रैशन भी काम आना वा। तो ये नहीं है भी कंप्रैशन लिए माइनस हाफ के एक्स स्केयर ना लिख लियो, गलत हो जाना, तो ये ध्यान च रखनी गल। हुण बई अगर अज तो बाद थोड़े सामने कोई थानू पूछे कि एक स्प्रिंग है जिहड़ा नॉर्मल पोजीशन च है और कैलकुलेट वर्क डन टू एक्सटेंड और कंप्रैस द स्प्रिंग, तो जो कैलकुलेट वर्क डन है तो अंडरस्टूड है अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स है या अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स है या बाय द एक्सटर्नल फोर्स है, तो वो हाफ के एक्स स्केयर तो आएगा, है ना, चाहे कंप्रेशन है चाहे एक्सटेंशन है। तो